हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मूल अधिकार का यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज लेके आए हैं। इसमें भाग 1 भाग 2 को कंप्लीट करते हुए आज हम लोग भाग 3 की चर्चा कर रहे हैं। भाग 3 में भी हम लोग अनुच्छेद 30 तक की चर्चा कर लिए हैं, उसके आगे की चर्चा करनी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है रीट, कैसे जारी करता है न्यायालय रीट, कितने प्रकार के होते हैं रीट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में किसकी रीट जारी करने की शक्ति अधिक है, क्या है मूल अधिकार के अपवाद। तो आइए बिना समय गंवाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है, संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में आप उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि मूल अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ आपको उपचार उपलब्ध करवाता है, यानी आपको उपचार उपलब्ध करवाता है। आप न्यायालय जाइए, उच्चतम न्यायालय में जाइए। आप अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन राज्य के द्वारा होता है यानी गवर्नमेंट के द्वारा होता है तो आप जाके याचिका लेके जाइए, उस पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा और कार्रवाई भी करेगा। इस उपचार को एक बात समझिए आप लोग कि आपको सभी अधिकार दे दिया जाए कि आप स्वतंत्र हैं, शिक्षा संबंधित स्वतंत्रता है, आपको विधि का शासन है, विभिन्न प्रकार का अगर आपको अधिकार दे दिए जाए जैसे हमारी भारतीय संविधान में दिया गया है, और उसके उल्लंघन के खिलाफ अगर उपचार ही ना बताया जाए कि इसका अगर उल्लंघन कोई करता है तो इसका उपचार क्या होगा, तो फिर इसका अर्थ क्या रह जाएगा। इसी चीज को हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार को सम्मानित कर दिया, यानी सम्मिलित कर दिया। अनुच्छेद 32 का व्याख्या करते हुए हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि यह अनुच्छेद संविधान का आत्मा है, इसके बिना मूल अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। अगर उपचार ही ना बताया जाए और आपको विभिन्न अधिकार दे दिए तो उसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। यह क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 होगा। और संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है, तो प्रस्तावना होगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो देखिए, अब तो यह अधिकार दे दिया गया हमें, तो इसकी प्रक्रिया क्या है, आइए इसी चीज को देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार, मतलब अनुच्छेद 32 के अनुसार आपको मूल अधिकार को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका जारी किया जा सकता है। यानी मूल अधिकार का जो है संरक्षक किसको घोषित किया गया है, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आपको मूल अधिकार का संरक्षक घोषित किया गया है। यानी मूल अधिकार का संरक्षण कौन है करता है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और उल्लंघन के खिलाफ अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं। उच्च न्यायालय को अधिकार 226 के तहत दिया गया है और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत। तो आप इसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब देखिए, जो आपको यह संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है तो इसका कुछ कार्रवाई करने का तरीका भी तो बताया गया होगा सुप्रीम कोर्ट को। तो आइए वो कार्रवाई करने का तरीका जो है सुप्रीम कोर्ट को किस तरह कार्रवाई करेगा, ये हमारा अनुच्छेद 32 बताता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार को लागू कराने के लिए निम्न प्रकार का आदेश, निर्देश या लेख या रीट जारी कर सकता है। सेकंड प्रश्न, क्या है रीट? रीट एक प्रकार का आदेश होता है, एक लेख होता है जिसे न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और रीट बहुत पावरफुल होता है, अगर किसी के खिलाफ रीट जारी कर दिया गया तो कार्रवाई उनको करनी ही पड़ती है जो रीट में कहा गया है। यानी रीट एक ऐसा लेख, एक निर्देश, सपोज डेट मान लीजिए कि रीट एक ऑर्डर है जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, इसे कानूनी भाषा में हम लोग रीट कहते हैं। यानी जो भी ऑर्डर जारी किया जाता है उसे कानूनी भाषा में हम लोग रीट कहते हैं, मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में। तो आइए देखते हैं। अब निम्नलिखित प्रकार की रीट जारी कर सकती है। एक नंबर पर आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब न्यायालय के पास अगर जाइए तो यह जो अधिकार है ना, यह गिरफ्तार व्यक्ति के लिए दिया गया।
आपको पता है कि पुलिस कैसी कार्रवाई करती। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनको हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्यायालय यह कहता है हमारे पुलिस लोगों से या पुलिस अधिकारियों से कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिसे आप बंदी बनाकर रखे हैं, उसे आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हम उसको देखेंगे कि क्या है। और वह गिरफ्तारी का औचित्य का भी जो है तय करता है इस रीट के माध्यम से कि जो गिरफ्तार किया गया है वह सही है या गलत है, गिरफ्तार की करने का जो आधार है वो गलत है या सही है, बंदी बनाने का जो आधार है वो गलत है या सही है। यानी बंदी बनाने के औचित्य या आधार का भी परीक्षण करता है और बंदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने के लिए भी यह रीट के माध्यम से न्यायालय जारी कहता है। देखिए, लेकिन यह रीट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मात्र एक यही रीट है जिसे हम लोग न्यायालय द्वारा अधिकार पूर्वक मांग सकते हैं कि महोदय या महोदया, मेरा या मेरी कोई व्यक्ति है, मेरा कोई क्लाइंट है, वकील जाके बोलेगा कि मेरा कोई क्लाइंट है या मेरी कोई क्लाइंट है जिसे पुलिस ने बंदी बनाकर रखा है और उसे गलत तरीके से पेश आया जाता है या उसे बंदी बनाने का कारण गलत है, आप उसे न्यायालय में समक्ष होने का ऑर्डर पेश कीजिए। तो इसे हम लोग, जो यह अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लोग अधिकार पूर्वक मांग सकते हैं कि आप मुझे जारी कीजिए। यानी न्यायालय से मात्र एक ही यह अधिकार है जिसे हम लोग अधिकार पूर्वक मांग सकते हैं कि आपको देना है। बाकी न्यायालय अपनी मर्जी से संविधान के नियम कानून के द्वारा ही निर्णय लेता है, लेकिन जो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो निर्णय है इसे हम लोग अधिकार पूर्वक मांग सकते हैं। दूसरा बात है कि परमादेश। यह परमादेश क्या होता है? अब देखिए, बहुत सारे अधिकारी हैं, तो जब अधिकारी बहुत सारे हैं तो उनका कुछ कर्तव्य सुनिश्चित किया जाता है। सपोज डेट मान लीजिए कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो उसका कर्तव्य होता है कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना, जिला के डेवलपमेंट को देखना, इस सभी चीजों को देखना। लेकिन अगर वह अपने कर्तव्य को, जो मतलब उसको कार्य दिया गया है, उसे करने में अगर असफल हो जाता है, उस कार्य को कर नहीं पाता है, तो इसके लिए न्यायालय परमादेश जारी करता है और उसे अपने कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य करता है। यानी अगर कोई अधिकारी है और अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसको भी तमाचा मारेगा और बोलेगा अपने कामों को करो सही से, जो तुमको कर्तव्य दिया गया है उसका पालन सही से करो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। यानी परमादेश देगा, परमादेश के माध्यम से उसे आदेश देगा और उसे कर्तव्य पालन करने पे मजबूर करेगा। अब देखिए, तीसरा नंबर है अधिकार परीक्षा। अब देखिए, बहुत बार यह होता है कि अधिकारी जो लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर लेते हैं, या कोई न्यायालय हो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय ले ली। यानी जैसे सपोज मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट है और झारखंड और जो बिहार का बाउंड्री है वहां से संबंधित किसी मामले का सुनवाई करे और उस पर निर्णय दे, और वो झारखंड हाई कोर्ट के यानी रांची हाई कोर्ट के अंतर्गत आता हो, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या करेगा कि न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा और इसके माध्यम से कहेगा, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट, कि आप आपका क्षेत्राधिकार क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। यानी क्षेत्राधिकार का स्पष्टीकरण भी मांगता है सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से। अब चौथा नंबर पे है प्रतिषेध। यह रीट न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक इकाई के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी जो रीट है यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों इकाइयों के विरुद्ध जारी किया जाएगा और यह कार्यवाही को बीच में रोकने के लिए जारी किया जाता है। सपोज डेट मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य है, जैसे किसी के खिलाफ कोई निर्णय ले लिया गया और उस निर्णय में त्रुटि होती है, तो क्या होता है, जो निर्णय दिया गया रहता है उस पर रोक लगा दिया जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे
कि बहुत सारे अपराधियों को हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जब या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई निर्णय दे देता है और जब उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है तो उस पे क्या हो जाता है, उस पे इस रीट का प्रभाव आ जाता है और वह कार्य बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, यानी उस कार्य को रोक दिया जाता है, उस कार्यवाही को बीच में ही रोक दिया जाता है प्रतिषेध के माध्यम से। यानी अगर कोई सुनवाई है और चाहे सुप्रीम कोर्ट और कोई कार्रवाई हो रहा है तो उसको बीच में रोक देगा, यही है आपका प्रतिषेध। अब आगे देखते हैं, एक और है उत्प्रेषण। यही बात है, यह रीट अर्धन्यायिक या न्यायिक इकाइयों के विरुद्ध जारी किया जाता है, यानी जो न्यायिक इकाई है, जो न्याय देते हैं, जो प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है उन्हीं के विरुद्ध मतलब जारी किया जाता है, जो न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक है। यानी प्रतिषेध और उत्प्रेषण केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक इकाइयों के ही विरुद्ध जारी किया जाता है। यह रीट तब जारी किया जाता है तब कार्रवाई पूरी हो चुकी है, यानी कोई कार्रवाई है, जैसे कोई केस चल रहा है लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और इसके बीच हुआ क्या कि उसका निर्णय आ गया और फिर उसका अपील आ गया सुप्रीम कोर्ट में कि सर इस चीज का आप जांच कीजिए कि क्या ये जो निर्णय लिया गया है वो सही है, स्पष्ट है। तो न्यायालय इसके माध्यम से क्या करता है कि मतलब उत्प्रेषण के माध्यम से क्या करता है कि कार्यवाही का स्पष्टीकरण मांगता है कि आप किस आधार पे यह कार्रवाई की, इसको स्पष्ट कीजिए, आपके पास क्या एविडेंस थे, क्या साक्ष्य था जिसके आधार पे आप यह निर्णय लिए। और जब तक न्यायालय उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए निर्णय के कार्यान्वयन को रोक दिया जाता है, यानी जो कार्यवाही करनी रहती है उसे रोक दिया जाता है। उत्प्रेषण के माध्यम से क्या करता है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, यह न्यायिक या गैर न्यायिक इकाइयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह रीट तब जारी किया जाता है जब कार्रवाई पूरी हो चुकी है, यानी निर्णय आ चुका है, और जब निर्णय आ गया है तो जब उच्चतम न्यायालय इस चीज को जारी करेगा या उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जारी करे, या उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी करे, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जारी करे, तो इस समय होगा क्या कि जब कार्रवाई पूरी हो जाती है तो न्यायालय स्पष्टीकरण मांगेगा कि आपने किस आधार पर इस निर्णय को लिया, और जब तक वह स्पष्टीकरण से, यानी जो न्यायालय स्पष्ट करेगा उससे संतुष्ट नहीं हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तब तक उस जो निर्णय लिया गया है उसके कार्यान्वयन यानी उसकी जो कार्रवाई होनी है उस पर रोक लगा दिया जाएगा। यह रीट दोनों प्रकार का है, बचावकारी भी है और निर्णयात्मक भी है, निर्णय भी लेता है और बचावकारी भी है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट निर्णय भी लेता है और किसी पक्ष का बचाव भी होता है। तो यहाँ यही था रीट जो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, जो हम लोग का था कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में किसकी रीटीय क्षेत्राधिकार अधिक है। तो एक बात यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि उच्चतम न्यायालय जो है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको केवल मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर ही रीट जारी करने का शक्ति दिया गया है। यानी जब आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा और बोलिएगा कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप रीट जारी कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर देगा, लेकिन वह केवल मूल अधिकार के उल्लंघन के ही आधार पर कर सकता है। यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। अब इसमें होता क्या है, इससे देखिए हाई कोर्ट जब रीट जारी करता है ना तो इसमें एक बात है कि हाई कोर्ट विभिन्न प्रकार का रीट जारी कर देगा, अन्य प्रयोजन के लिए भी कर देगा। जैसे सपोज आप किसी कंपनी का वर्कर हैं और आपकी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है तो आप जाके उच्च न्यायालय में कहिएगा कि महोदय मैं इस कंपनी में कार्य करता हूं, मेरे पास ये साक्ष्य है, मेरी इतनी सैलरी हुई, यह सैलरी नहीं दे रहा है, आप रीट जारी कर दीजिए। तो आपके सैलरी को दिलाने के लिए भी उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक चीज याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में रीट के क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का अधिक है। ठीक है, उच्च न्यायालय का रीटीय क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक, यानी सुप्रीम कोर्ट से अधिक रीटीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का है।
उच्च न्यायालय विभिन्न क्षेत्रों में रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट केवल एक क्षेत्र मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर ही रिट जारी करता है। तो रीटीय क्षेत्र अधिकार किसका अधिक है? हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। अब हम लोग अंतिम असाइनमेंट पे आते हैं कि मूल अधिकार का अपवाद क्या है। अब मूल अधिकार दिया गया है तो इसका कुछ अपवाद भी तो होगा, तो आइए उसी चीज को देखते हैं। देखिए, इसका अपवाद अनुच्छेद 31 से है। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। यह जो 31 ए है, 31 बी है, 31 सी है, यह बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या है। संपदा आदि के अर्जन करने वाली विधियों का बचाव। इसके अनुसार से अगर राज्य संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करता है तो उससे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दिया जाएगा और अवैध नहीं ठहराया जाएगा। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए क्या है, यहाँ मिस्टेक हो गया, अधिनियम होगा, यहाँ मिस्टेक है, अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। यानी अब यहाँ पे देखिए, पहले होता क्या था कि जैसे मतलब मान लीजिए रेलवे बनाना है, यह रेलवे का पटरी है और सरकार इसके लिए भूमि अधिग्रहण की, बाकी ये सभी लोग मान गए। और यहाँ पे जो ये प्लॉट है, यह व्यक्ति कह रहा है कि तो संपत्ति रखना हमारे मूल अधिकार है। आप किस आधार पे, मतलब उस समय का बात था, आपको हम संपत्ति नहीं देंगे, आप क्या कीजिए, रेल के पटरी को ऐसा मोड़ के ऐसे घुमा लीजिए। तो यह कैसे होगा? तो ये तो संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था 1950 51, तब तो ये प्रश्न उठा। तो हुआ क्या कि यह बात पंडित नेहरू को समझ में आया और उन्होंने क्या कहा कि अगर संपत्ति का अर्जन करना, इसको जोड़ दिया कि अगर संपत्ति का अर्जन करना अनिवार्य है, अगर अधिग्रहण ना किया जाए तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो अगर आप सरकार आपके संपत्ति को अधिग्रहित करती है तो आप अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पे के उल्लंघन के आधार पे आपको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं और आप इसे ठहरा नहीं सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा कानून है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट कार्यों के लिए अगर किसी भूमि का अधिग्रहण करती है, किसी संपत्ति का अधिग्रहण करती है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। यही कहता है अनुच्छेद 31 ए। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 31 बी क्या है। देखिए, अनुच्छेद 31 बी जो है वह कहता है कुछ विधियों का विनियमीकरण। अब इसका थोड़ा वैल्यू कम हो गया है, कर दिया है वैल्यू कम उच्चतम न्यायालय ने। देखिए क्या था, देखिए इस कानून में मतलब कुछ विधियों का विधि मान्यीकरण जो है, इसमें यह कहा गया कि जिस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, यानी संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। अब न्यायिक पुनर्विलोकन अगर आप लोग को डाउट हो रहा हो तो यह मैं पिछले क्लास में करवा चुका हूं, जो मूल अधिकार का शायद चौथा या 5वां क्लास था, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। यानी जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वह नहीं कर सकता है। अब 9वीं अनुसूची में अगर किसी कानून को बनाओ और उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दो तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन ही नहीं हो। यह तो स्टार्टिंग में इसलिए बनाया गया था ताकि भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कानून है उसको इसमें डाल दिया जाए और उसका कार्यान्वयन करके गरीबी अमीरी के बीच का थोड़ा सा अंतराल कम किया जाए, दरार कम किया जाए, इसलिए सब चीज बनाया गया था। लेकिन बाद में आरक्षण संबंधित 70% आरक्षण, 72% आरक्षण बहुत सारे राज्यों ने किया और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट उसे 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। तो हुआ क्या कि इसका दुरुपयोग होने लगा, विभिन्न प्रकार का दुरुपयोग करने लगा संसद, राज्य सरकार क्या करते थे, कोई कानून बनाते थे 9वीं अनुसूची में डलवा देते थे। तो जब इसका दुरुपयोग होने लगा, मतलब विधि मान्यकरण का जब दुरुपयोग हुआ, 9वीं अनुसूची में विभिन्न कानूनों को डलवाए जाने लगा, तो उच्चतम न्यायालय को यह समझ में आ गया कि नहीं नहीं, अगर ऐसे रहा ना तो ये कोई गलत उल्टा फुल्टा कानून बनाएगा, सब उठा कर डाल देगा, न्यायिक पुनर्विलोकन ही नहीं किया जा सकता। उसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट को आई.आर. कोहिलिया, देखिए केस का नाम याद रखिएगा, केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई.आर. कोहिलिया बनाम तमिलनाडु राज्य, यानी आई.आर. कोहिलिया जी जो थी वो तमिलनाडु राज्य पे केस की हुई थी कुछ मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर। उसी में मिल गया मौका सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या
कि आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर हम 9वीं अनुसूची का भी जांच कर सकते हैं, यानी 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, क्योंकि संविधान का कोई भी चीज आधारभूत ढांचे के अलग है ही नहीं। तो यही था पूरा मामला कि अब 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। अब देखिए अगला बात देखते हैं, अनुच्छेद 31C, कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए विधियों का बचाव, यानी जो अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39C है, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लागू करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उसे न्यायालय में मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी अगर न्यायालय हमारी अगर संसद हमारी कोई कानून बनाती है, जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाया, वह कानून अनुच्छेद 39 और 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाया है, तो अगर यह थोड़ी सी मूल अधिकार का उल्लंघन भी करती है तो इसके आधार पर न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39B और 39C को भी, यानी 39B और 39C को भी मूल अधिकार पे भी प्रभावी बना दिया गया, यानी इसका महत्व मूल अधिकार से भी अधिक है। यही था पूरा अपवाद। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को लिए एक सस्पेंस है कि अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह हम डीपीएसपी में चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पे विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब डीपीएसपी का जो अगला भाग हम लेके आएंगे तो उसमें हम लोग अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C का बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यही था आज का चर्चा। जहां तक हम लोग देखे, विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किए। उम्मीद है कि हम लोग उत्तर ढूंढ पाए, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह वीडियो हर किसी के साथ पहुंच सके और मेरा मनोबल भी बढ़ा रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।